को लेके हम लोगों ने कर लिए थे। उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कि कुछ ऐसी 7 हैबिट्स बता दूं अपने बच्चों को जो कि वो अडॉप्ट करें और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें। ठीक है जी। ये जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं होते, बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जी हम लोग एक है सोशल एनिमल। क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं, हम समाजी जानवर हैं, तो हम सोशलाइजेशन के बगैर रह ही नहीं सकते। ना आज रह सकते हैं, ना कल रह सकते हैं, ना कभी भी रह सकते हैं। ठीक है, हम सोशलाइजेशन के बगैर तो कभी रह ही नहीं सकते। और ये मानी हुई बात है। आप भी, हम भी, जब ये बार्टर सिस्टम खत्म हुआ था, वहां से सोशलाइजेशन शुरू हुई थी, चीजों का एक्सचेंज, लेन देन शुरू हुआ था। वहां से जब लोगों ने पत्थरों वाली जिंदगी से निकल के आए थे, जब व्हील इन्वेंट हुआ था, तो तब से सोशलाइजेशन का जो था अमल सामने आया था। और लोगों ने कहा था कि हाँ भाई, सोशलाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि जिंदगी में खाना पीना, भूखा रहना। अब देख रहे हैं जैसे हालात हुए में हम लोग आइसोलेट हैं, अपने अपने रूम्स में बैठे हुए हैं, तो कितनी मुश्किल हालात चल रहे हैं हमारे सामने। समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। हम लोग एक्टिविटीज डिजाइन नहीं कर पा रहे, हम लोग अपने लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, पीटीएसडी में जा चुके हैं, पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर में जा चुके हैं। कुछ लोग स्ट्रेस आउट इतना ज्यादा हुए हैं कि वो एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस की तरफ जा चुके हैं। कुछ लोग इतने डिसहार्ट हुए हैं कि वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ जा चुके हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो अपनी पूरी पूरी फैमिली को जो सपोर्ट कर रहे थे, उनको नहीं कर पा रहे। तो मतलब आइसोलेशन या आइसोलेट होना ही बहुत इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सजा है हम लोगों के लिए, जो आजकल हमें मिल रही है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और इससे हमें निकालें। ठीक है जी। तो जितनी भी आए हैं पार्टिसिपेंट, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल निकाले। अरोमा थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आपको 7 जो हैबिट्स हैं वो लिख लें, जो हमने अपनानी है। वो बहुत सिंपल सी हैं, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने गुजरते हैं वो हालात होते हैं, लेकिन हम लोग कभी उन्हें अपने माइंड में नहीं रखते, कभी हमने उन पर गौर नहीं किया। हम लोग उन्हें कैजुअल ले जाते हैं। हम लोग अपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। ठीक है जी। तो सबने अपनी डायरीज सामने रख ली हैं। अच्छा, ऐसा है कि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना हैबिट्स, ये आपने अपनी डेली का मामूल बना लेना है कि आपने इनको किस तरह से यूज करना है अपनी लाइफ में, और किस तरह से आपने इन्हें बिल्ड करना है और अपनी लाइफ में आगे लेके चलना है। ठीक है जी। रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। ये हमें थ्रू आउट हमारी जिंदगी में इस तरह से वर्क करते हैं जैसा कि खाना वर्क करता है। ठीक है जी। ये वो स्किल्स होते हैं जो पर्सन को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने वर्क प्लेस पे पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें, दूसरे उन्हें अंडरस्टैंड करें, अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करें अपने। ठीक है जी। अच्छा, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स पहले लिख लें, उसके बाद हम लोग 7 हैबिट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ये। अगर आप वैसे तो ये मोस्टली वर्क प्लेस में यूज होते हैं, लेकिन वर्क प्लेस के अलावा भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में भी। ठीक है जी। सबसे पहला जो इंटरपर्सनल स्किल्स, किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है जी। सेकंड क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है जी। फर्स्ट क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स। सेकंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। फोर्थ वन, लिसनिंग स्किल्स। मैं ज्यादा तेज तो नहीं हूं? इंटरपर्सनल, नॉन वर्बल, verbal communication, listening skills, empathy, empathy, emotional intelligence, networking skills और टीम बिल्डिंग स्किल्स। देखने में अगर हम देखा जाए ना, तो ये हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी वर्क प्लेस के लिए ये रिलेशनशिप स्किल्स जो है वो यूज करते हैं। लेकिन देखिए, अगर हमारी फैमिली में टीम बिल्डिंग नहीं होगी, ठीक है, वो किस तरह से सर्वाइव करेगी। और जो लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनमें तो टीम बिल्डिंग की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि बस। इंटरपर्सनल स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स। डीप बिल्डिंग नहीं है बेटा, टीम बिल्डिंग है, TEAM, टीम बिल्डिंग स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस,
टीम बिल्डिंग स्किल्स। अच्छा, नॉन वर्बल स्किल्स होते हैं ना, इसमें मोस्टली हमारी आ जाती है बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है जी। हमारी गेस्चर्स आ सकते हैं, हमारी आई मूवमेंट आ सकती है। मोस्टली जब हम लोग एक यूं कह लें कि हम एक सेशन ले रहे हैं ना, 1-to-1 सेशन ले रहे हैं, तो उसमें अगर आप ऑनलाइन सेशन ले रहे हो तो आप बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहे, ठीक है, आपको नहीं पता चला कि अगला बंदा सच कह रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कैसे कह रहा है। लेकिन जब आप लोग आप बैठ के 1-to-1 सेशन ले रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आप क्लाइंट की बोलने से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है, आपको बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाता है कि जी ये क्या आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है और ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है, या इसका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए था। मतलब वो जो हमारा कम्युनिकेशन का गैप होता है ना, वो चीज खत्म हो जाती है। अपने रिलेशनशिप में भी हमने ये चीज लानी है कि एक बंदा जो है, जरूरी नहीं है कि जो वो मुंह से बात कर रहे हैं हम उससे ही सुने, हमें वो चीजें भी सुननी चाहिए जो कि वो नहीं सुन पाते, ठीक है जी। जो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे गेस्चर्स, हमारे इशारे, मतलब हर चीज जो होती है ना, वो ढकी छुपी बातें जो होती है ना, मतलब वो चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। इनफैक्ट बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन हम लोग मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग क्लियर कट वो बात कर नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, या हमारे में हम लोग डरते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं हम उन्हें सामने कहने से, या यूं हम यूज टू नहीं होते उन बातों कहने का, या हम उन्हें कहना तो चाह रहे होते हैं लेकिन हम लोग, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते उन डिफाइन करने का, तो वो चीजें हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी किसी भी गेस्टर्स के थ्रू हम लोग वो बता देते हैं अगले इंसान को। और आपको इतना एक्टिव होना चाहिए, आप में इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगला बंदा जो है वो आपको कह रहा है तो होना चाहिए। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, सारे लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो मतलब ये कि होना ऐसा चीज चाहिए, या हम लोग इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं कि जब एक क्लाइंट एंटर हुआ है ना दरवाजे से, आप उसके एंटर होने से लेके आप उसके बैठने तक आपको आधा डिसऑर्डर समझ आ जाता है। ये जादू नहीं होता कोई, ठीक है, ये कोई जादू नहीं है। सारे कहते हैं कि भाई अच्छा मैं तुमसे बात करूं, मुझे बताओ मुझे क्या मसला है, मुझे क्या डिसऑर्डर है। इवन मेरा एक कजन है, तो मैं सारे रास्ते उन्हें बताती कि अबू जान गाड़ी चला रहे हैं, तो उन्हें आदत है कि वो गालियां देते हैं, तो मैंने कहा अबू जी ये आपको पता है ये डिसऑर्डर होता है, तो मेरा कजन मजाक उड़ा के जंप लगा, तो कहता है अच्छा बताओ ये कौन सा डिसऑर्डर है। लेकिन इस तरह से नहीं होता, और ना ही ये बात है। लेकिन जब हम लोग किसी से बात करते हैं, वो इसलिए हमें तब अंदाजा होता है कि अगला बंदा क्या कर रहा है, क्या बात है, क्या कहना चाह रहा है, क्या वो मैसेज कन्वर्ट करना चाह रहा है। इट मीन्स कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये इतना ही मैटर करता है जितना कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्क प्लेस से निकल के आप जरा इन चीजों को अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ में, तो आप देखेंगे कि कितनी चीजें इफेक्ट करती हैं। अब जी शोहर घर आए हैं, बीवी ने शोहर को उठ के पानी पिलाया, उसे पानी दिया, ये वो सारा ठीक है। अब क्या है वो, लेकिन शोहर देख रहा है कि उसने मुंह बनाया हुआ है, अच्छा मुंह क्यों तुमने बनाया हुआ है, ये वो। लेकिन इस तरह से अगर बीवी ने अगर मुंह से बताना ही होता तो वो क्यों ना आपको पहले बता देती, उसे मुंह बनाने की जरूरत ही क्या थी। या कोई अगर इस तरह से कर रहा है, तो मतलब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो ना, कि कुछ तो है यार जो उसे इरिटेट कर रहा है। या आपके पेरेंट हैं, कुछ पेरेंट्स हैं कभी वो अपने बच्चों से डरते कोई बात नहीं करते। बात इसलिए नहीं करते कि पेरेंट जो है, बच्चे जो है आजकल की बहुत मैं कह लूं एंशियस हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, एंगर बहुत ज्यादा है उनमें। तो अगर पेरेंट ने कह दिया कि तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो घर छोड़ के चले जाना है, पेरेंट्स ने कह दिया कि तुम ये क्यों करते हो, तो मार तोड़ के चीजें फेंक देनी है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना है, पेरेंट्स के आगे बोलना शुरू कर देना, तो पेरेंट्स बेचारे बाजुकात बोलते नहीं है। तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारा वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। हमने अक्सर प्रैक्टिस भी किया है अपनी कि हम हमारा वर्बल कम्युनिकेशन से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यानी आइडियाज मिलते हैं, हम अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, हम अपनी घर वालों को सुनते हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। पता नहीं यार घर छोड़ के जाते कहाँ हैं, ये तो उन्हें अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानते हैं कि वो लोग कहाँ जाते हैं, दर बदर भटकते हैं यार, घर के अलावा कोई सेफ प्लेस ना तो कभी हुई है और ना ही कभी हो। अच्छा जी, लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत असेंशियल पार्ट होते हैं हमारी कम्युनिकेशन का। ये जो है ये हमारे लिसनिंग स्किल्स जो है ये हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम दूसरों को सुन सकें, उनका कैथारसिस कर सकें। हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए सुनने की, जितना ज्यादा सुनते हो आप उतना ज्यादा लर्न करते हो, बजाय इसके कि आप बोलो आप सुनो, ठीक है। जैसे जैसे इंसान वाइज होता जाता है, बड़ी एज की तरफ जाता जाता है, हम कहते हैं वो बंदा जितना पढ़ लिख के उतना ज्यादा चुप कर गया, उतना ज्यादा खामोश हो गया। उसका वजह ये होती है कि वो इतना वाइज हो जाता है कि वो चाहते हैं कि वो लोगों को सुने, बजाय इसके कि वो अपने कंसर्न शेयर करें, ठीक है जी। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, नेटवर्किंग स्किल्स है, टीम बिल्डिंग स्किल्स है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, तो ये हमें हेल्प करती है
कि हम लोग जो है अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सके। 7 कौन सी हैबिट्स हैं जिसको हम करके अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। उनमें सबसे पहली क्या है कि बिकम अ ग्रेट लिसनर। ठीक है जी, बिकम अ ग्रेट लिसनर। आप लोग लिख रहे हो? अच्छा, क्या कह रही है सिद्रा? कह रही है इंटरपर्सनल को काइंडली रिपीट कर दें। अच्छा यार, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो होते हैं जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव जो आपके सामने वो डिफाइन कर रहा है, आप उसे अंडरस्टैंड कर सको, आप उसे समझ सको कि अगला बंदा कह क्या रहा है। ठीक है जी, आप उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, आप उसे इतनी रिस्पेक्ट दो, आप उसे फील करवाओ कि हाँ भाई आई एम हियर। ठीक है जी, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करूंगी, मैं उसे अहमियत दूंगी। ठीक है जी, ये चीज आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिद्रा, मेरी बात क्लियर हुई? अच्छा जी, तंजील कह रहे हैं घर को तंजील कुरैशी कह रहे हैं रात को वापस घर ही आते हैं। ऐसा ही है भाई, दुनिया में घर और पेरेंट के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कहते हैं बिकम अ ग्रेट लिसनर के अकॉर्डिंग मैम जस्ट लिसनिंग। हाँ जी, लिसनिंग तो ऑब्वियसली हमने पहले बात की कि लिसनिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन एक अच्छा लिसनर वो होता है जो तसल्ली से तहम्मुल से जार बन के 45 मिनट्स बैठ के किसी को सुन ले। यार आप 10 मिनट किसी को सुनो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो 45 मिनट सुन ले वो तो फिर माशाल्लाह, वो तो फिर साइकोलॉजी पढ़े बगैर साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। ठीक है जी, उसके बाद हमेशा ठीक सवाल करो। ठीक है, हमेशा आप बात करो, आप जो बात पूछना चाह रहे हो आपकी बात पूछने का तरीका इतना वैलिड होना चाहिए कि अगले बंदे को लगे कि आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल गलत नहीं है। आपका सवाल भी गलत है ना, अपना मेथड अच्छा कर लो तो भी इट्स ओके। ठीक है ना, अगर लड़ते झटते झगड़ते बात करोगे तो कोई फायदा है ही नहीं उस बात का। अगर तरीके से बात कर लोगे तो जो नहीं भी मानी जा रही ना वो भी मानी जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से मतलब मेथड्स है ना जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है जी, पॉजिटिविटी लाने के लिए आपकी इमोशंस में, आपके फीलिंग्स जो आप शेयर कर रहे हो अपने दूसरों के साथ, अपने घर वालों के साथ, उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेल्प आउट करते हैं। हमेशा राइट क्वेश्चन पूछो। ठीक है जी, थैंक यू सिद्रा। अच्छा जी, पे अटेंशन द होल पर्सन। पे अटेंशन द होल पर्सन, इसका मतलब क्या मैं समझाऊं? कि जी बीवी के जूते की भी तारीफ करें अगर आपने सूट की तारीफ किया तो। पे अटेंशन द होल पर्सन, लाइक अगर छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखे। मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छी दे दी है, आप बेहतर है आप अमल करना। पे अटेंशन द होल पर्सन आ गया, रिमेंबर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आप उन पे गौर करें। आप देखें कि कौन सी चीज कितनी मैटर करती है। देखो मेरे लिए एक चीज मैटर करती होगी, मेरी बहन के लिए कोई दूसरी चीज मैटर करती होगी, मेरी फादर के लिए कोई तीसरी चीज मैटर करती होगी, तो इन चीजों पे गौर करें। जैसा कि मुझे मैटर करता होगा कि मेरे लिए कोई अच्छा, मुझे इंपॉर्टेंस देनी है तो कोई मुझे अच्छा खाना खिलाए। आपके लिए मैटर करता होगा कि अगर उसने मुझे इंपॉर्टेंस देनी है तो मुझे शॉपिंग करवाए। किसी के लिए ये होगा कि अगर उसने मुझे इंपॉर्टेंस देनी है तो मेरे साथ बात करे। किसी के लिए होगा कि मेरे लिए जागे। ठीक है, अगर उसने इंपॉर्टेंस देनी है कि भाई मैं उससे बात कर रहा हूँ और वो बंदा सो गया है, तो व्हाट इज दिस यार, मतलब मुझे पहले रिप्लाई तो कर ले, फिर सो भी जाए, फिर अपने काम खत्म भी कर ले। इंपॉर्टेंस देनी है तो मतलब इस तरह से आप इंपॉर्टेंस देना। डिफरेंट मेथड होते हैं इंपॉर्टेंस देने के। तो आप अपने लव वंस को, अपने प्यारों को, अपनी मदद को, अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दो। हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमारी फ्रेंड्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? हमारा टाइम, कि हम अपना अपना टाइम दें उन्हें। ठीक है जी, अच्छा जी, हम उन्हें अपना टाइम दें, हम उन्हें बताएं कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं आपकी पूरी लाइफ में, आपकी पूरी रिलेशनशिप्स में। अब आप एक बंदा आपकी एक कॉल पे खुश हो जाता है तो उससे ज्यादा बढ़ के क्या होगा? आपकी एक फ्रेंड है, आप उसने कॉल करके उसका हाल पूछ लिया, तो इससे ज्यादा क्या है भाई? आपके पैसे भी नहीं लग रहे आजकल तो। आजकल तो क्या मसला है? आजकल तो कोई मसला नहीं है ना। ठीक है जी, उसके अलावा जो नेक्स्ट है, आप सब लोग लिख रहे हो ना साथ साथ, बी कंसिस्टेंट एंड मैनेज इमोशंस। इमोशंस को मैनेज करना सीखें, कंसिस्टेंट रहें। अगर आप ये ना हो कि आज आपने एक काम कर दिया तो बस भाई मैंने कल किया था ना आज क्यों करूं। ठीक है, इस चीज में रहें। बी ओपन एंड शेयर व्हेन द टाइम इज राइट। जब ठीक टाइम है, जब वक्त है जिस काम करने का, उस काम को तब करें। ईद है तो जोड़ा लेके दे दें, आगे पीछे जोड़ा लेके देने का क्या फायदा यार? ठीक है ना। जब प्यारा लग रहा हो तारीफ कर दें, जब आपका मूड है तब तारीफ कर रहे हैं तो फिर फायदा। ठीक है ना।
बहन को जब भूख लगी है तो तब खाना बना दें, आगे पीछे खाना आपके बनाने का क्या फायदा। भाई मूड में है, आपसे बातें कर रहे हैं तो आप तब मोबाइल में बिजी हैं, तो तब क्या फायदा बाद में जब आप बिजी हो और आप उससे बात करें तो। डजेंट मैटर ना, मैटर तो उसके लिए करता है जब अगले को आपकी जरूरत है। कोई मुश्किल में है तो तब उसके काम आए, बजाय इसके कि आप तब उसके काम आए जब उसे आपकी जरूरत ना हो। तब उससे अवेलेबल हो, तब अवेलेबल हो के आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं ना करना। तो ये चीजें जो है, ये 6 टिप्स हो गई हैं जो मैंने आपको लिखवा दी है। मैं इसने रिपीट भी कर दूंगी, आप सबने लिख लेनी है, जिसने ले लिखी उसने मुझे बता देनी है ताकि मैं आपको दोबारा लिखवा दूं। और ये चीजें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 7 हैबिट्स अपना लो तो आप देखिएगा कि कितना चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग कितनी अच्छी होगी, ना सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो है टीम के जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि आपकी वर्क प्लेस है या कोई अदर सेटिंग्स है जिनमें आप जाते हो, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है जी। बी कॉन्फिडेंट, बी हम्बल, बी पॉजिटिव। 7 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आके खत्म होते हैं। मैंने 7 पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है जी। आपने होप सो सबने 7 पॉइंट्स लिख लिए हो, जिसने नहीं लिखे बता दें, मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ, चेक कर लें, जिसका रह गया वो लिख लें। हम्बल एंड बी पॉजिटिव, बी हम्बल, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। अच्छा जी। दुआ मुस्तफा ने लिखी है 7 हैबिट्स हैं बिल्ड करने के लिए किसी अच्छे रिलेशनशिप को। बिकम ए ग्रेट लिसनर, आस्क करेक्टली। क्या करेक्टली, क्या आस्क सुने, मतलब आप जो भी क्वेश्चन करें वो आपका राइट क्वेश्चन हो। ठीक है जी। आस्क करेक्टली ठीक हो गया। पे अटेंशन द होल पर्सन, रिमेंबर द इम्पोर्टेंट स्टफ, ओके। बी कंसिस्टेंट, डू एवरीथिंग इन टाइम, वेरी गुड। बी ओपन, शेयर व्हेन द टाइम इज राइट। ठीक है जी। एंड बी कॉन्फिडेंट, बी हम्बल, बी पॉजिटिव, बी ट्रस्टवर्दी। अच्छा यार, ये जो हम्बल होना होता है, पॉजिटिव होना होता है, ये चीजें मैटर करती हैं। ट्रस्टवर्दी हो गए, पॉजिटिव कॉन्फिडेंट हो गए, ये जो चीज होती है ना, जेन्युइन होना और ट्रस्टवर्दी होना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमेशा जेन्युइन रहो अपने रिलेशनशिप्स में। ठीक है जी। जेन्युइन होना इज अ बिग थिंग। ठीक है। अपने रिलेशनशिप में जेन्युइन रहोगे तो आपको जो है, क्या उसे कहते हैं, आप बेहतर बेहतर तरीके से अपना रिलेशनशिप शेयर कर पाओगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने स्पोर्स के साथ, अपने फाइनेंस के साथ, किसी के साथ भी, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ठीक है जी। ओके। ये होगी हमारी 7 टिप। किया तो आपने फिर उसे यूज नहीं करना, आपने अपना ऑयल चेंज कर लेना है। ठीक है जी। आगे चलें। आगे गिव योर सेल्फ अ मसाज। हमारा कंट्री जो है, अभी हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए कि हम लोग जाके मसाज सेंटर में जाएं और हम मसाज करवाएं, या हमारे पास अगर हुए भी हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, ये अरोमा थेरेपी बहुत महंगी होती है, तो हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि गिव योर मसाज योर सेल्फ। अपने आप को खुद मसाज दो, अपने पेरेंट्स को दो, अपनी मदर को दो, मदर से लो भी, अपनी बेस्ट थिंग। ठीक है ना, इस चीज को इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ये एक ग्रेट वे होता है आपको रिलैक्स करने का। ठीक है जी। अच्छा जी, मेक बॉडी पे अप्लाई करके देखो, अगर तो वो अप्लाई सेट हो रहा है, आपको काम चल रहा है तो इट बेस्ट, अगर नहीं है तो फिर आप उसे चेंज कर सकते हो। उसके अलावा जब आप अपने ऊपर मसाज करोगे तो आपके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, आप उन पे प्रेशर पॉइंट्स पे आप उन्हें मसाज करो। मसाज करने का मेथड ये है कि आप अपने पाँव की जो है ना, नीचे वाली पाम जो होती है, फीट की जो होती है पाम, उससे स्टार्ट करो, उधर मसाज करो, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आओ, अपने लेग्स को मसाज करो, अपने फीट को मसाज करो, फिर अपनी रिस्ट पे आओ, अपनी गर्दन पे मसाज करो। इस तरह से जितने जितने प्रेशर पॉइंट्स है आपके, आप उन्हें मसाज करो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा और ये हेल्प करेगा आपको रिलैक्सेशन में। नेक्स्ट चलते हैं जी। यार ये इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट है ना, इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट है, इसमें हर चीज आ जाती है। ठीक है। क्रिएट स्पार्क एक्सपीरियंस। अब आप वार्म बाथ जब ले रहे हो, सर्दियों का हो टाइम और आप वार्म बाथ ले रहे हो, आपने अपने पानी के अंदर एसेंशियल ऑयल्स मिक्स किए हो विद कैरियर ऑयल। ठीक है जी। आपने लाइट डिम लाइट की हो, हल्का सा लाइट सा म्यूजिक चल रहा हो, और आप सुकून से वार्म बाथ में लेटे हुए हैं, तो क्या यार, क्या कहाँ की रिलैक्सेशन नहीं आएगी, कहाँ की नहीं, सारी उड़ उड़ की रिलैक्सेशन सारी आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। किसी को नींद तो नहीं आने लग गई अभी सही सोच सोच के। वार्म बाथ आर एन एक्सीलेंट वे टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, क्रिएट ए कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग मूड इन योर बाथरूम टू अफेक्ट द अरोमा थेरेपी बाथ। ठीक है जी। ये जो स्पा एक्सपीरियंस है, ये आपको
एक पैराडाइज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, क्या करना है आपने अपने स्पा बाथ में, आपने पानी उस कंटेनर जो भी है आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने पानी को जमा कर लेना है, उसमें एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डालने हैं, उसका टेम्परेचर पानी का ज्यादा आपने चेक कर लेना है कि वो ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, ठीक है जी। उसका मिक्सर बना लेना है और उसमें आपने डिम लाइट करके सुकून से रेस्ट फरमाना है, ठीक है जी। इंशाल्लाह 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 ये चीज बहुत अफेक्ट करेगी, नेगेटिव अफेक्ट करेगी आपकी स्ट्रेस को रिलीज करने में और पॉजिटिव अफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ को। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट्स आपने स्टे करना है उस वॉशरूम में, उस टब में, ठीक है जी। आपने रिलैक्स करना है अपने आप को। इसके अलावा आप उसमें जो चीज ऐड कर सकते हो, पिलोज ऐड कर सकते हो सर के नीचे के लिए, आप उसमें फ्लावर पेटल्स यूज कर सकते हो, वार्म क्लोथ्स यूज कर सकते हो और कोशिश करो कि अपनी आईज में ये वाटर ना लगने दो, ठीक है। अपनी आईज को दूर रखो इस पानी से ताकि आपकी आईज में किसी तरह की इरिटेशन ना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ये ऑयल काफी हार्ड होते हैं, तो बहुत ध्यान से आपने यूज। अच्छा जी, स्प्रे करें अपने जो आप डेली के जो बिस्तर वगैरह यूज करते हैं, अपने टॉवल्स यूज करते हैं, अपने बेड्स यूज करते हैं, उन पे अपने स्प्रे करें 30 to 40 ड्रॉप्स जो है आपके किसी भी एसेंशियल ऑयल के आप बोतल में डालें कैरियर ऑयल के साथ और उससे आप स्प्रे करें अपने रूम में, जहाँ बैठने की जगह पे, सोने की जगह पे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चीज भी आपको बहुत अफेक्ट देगी। आप स्पा नहीं ले सकते, आप मसाज नहीं कर सकते, आप कुछ भी ना करें, आप ये स्प्रे कर लें, ठीक है जी। इंशाल्लाह 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 ये भी बहुत इफेक्टिव होगी आपके लिए। आगे आ जाते हैं, डिफ्यूज योर अरोमा थेरेपी ऑयल। जब आप स्प्रे भी नहीं ना कैंडल के अंदर इससे वो वाली एसेंशियल कैंडल्स होती हैं आप वो यूज कर लें, ठीक है। डिफरेंट तरह की हमारे पास ये चीज एसेंशियल कैंडल्स हमें मिलती हैं जो कि हमें रिलैक्स करती हैं, तो आप वो यूज करें, ठीक है जी। कितनी चीजें हो गई इस एक थेरेपी के अंदर, कितनी ढेर सारी चीजें है ना। वाटर आ गया जिसमें आपने बाथ लेना है, टॉवल का यूज आ गया, आपने बिस्तर पे स्प्रे कर लो, अपनी कैंडल्स को कर लो, ठीक है जी। अब मसाज करो अपने आप को, उसकी स्मेल कर लो, तो ये चीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगी। सेशन था, होप सो आप सबको समझ आई हो, आपने कुछ अंडरस्टैंड किया हो, कुछ चीजें जो है अपनी लाइफ में उन्हें इंपॉर्टेंस देना सीखें, अपने रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दें, अपने आप को करें सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट से पहले सेल्फ मैनेजमेंट सीखें, सेल्फ को मैनेज करें। जब सेल्फ को मैनेज कर लेंगे तो स्ट्रेस को मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को इतनी जगह मत दें जो कि आपको थ्रू आउट डिस्टर्ब कर सके, ठीक है जी। यार दुआ, अगर तो आप पूरी थेरेपी सही तरीके से करना चाह रहे हो तो आप ये सारा कुछ करो, ठीक है जी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, हमारे पास स्पा वगैरह का अरेंज नहीं होता, या हमारे पास ये चीजें नहीं हैं, असेंशियल ऑयल अवेलेबल नहीं है, या सेंट कैंडल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे आप इसमें से सिर्फ मसाज भी कर सकते हो, आप स्मेल भी कर सकते हो, ठीक है, आप स्प्रे भी कर सकते हो, आप कुछ एक आधा भी कर लो तो इंशाल्लाह वो भी इफेक्टिव होगा आपके लिए, ठीक है जी। ये था हमारा लास्ट सेशन। होप सो आपको सबको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपने इंजॉय भी किया होगा। साथ साथ मकसद आपको यहाँ बिठाने का, आपको इंगेज करने का ये था कि आप अपने इस काम को इफेक्टिवली यूज करो, ठीक है जी। अपना ख्याल रखो। अच्छा जी, आपने कहा था दुआ ने कैमोमाइल ऑयल टी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। यार मैंने टी के बारे में पढ़ा जरूर है, ये जो टी होती है कैमोमाइल ऑयल की जो टी है, लेकिन यार मैंने कभी पी नहीं है और मुझे इसके बाद इसलिए मुझे इसके कोई इफेक्ट्स भी नहीं पता कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। इस वजह से स्ट्रेस को तो डेफिनेटली जब ऑयल आपको स्ट्रेस को रिलीज करे तो टी भी आपके स्ट्रेस को रिलीज करेगी, ठीक है जी। और मैंने कभी ट्राई नहीं की, पता नहीं इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, तो बेटा जरा पढ़ पूढ़ के सोच समझ के उससे एंजॉय करना है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अली, आपने एंजॉय किया, अपने होमवर्क कर लो। जो आपको डायरी बनाई है उसका मकसद ये है कि आप अपनी उस चीजों को अपनी लाइफ में एडप्ट करो, आप उनको यूज करो, आपकी डेली बेसिस पे उन्हें पढ़ा करो, ताकि ये चीजें आपको जो है बहुत इंशाल्लाह स्ट्रेंथ देंगी आपकी लाइफ में, जितने भी स्ट्रेसेस हैं उन्हें रिलीज करने के लिए, ठीक है जी। थैंक यू अक्सार, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक सेहतमंद तंदुरुस्त रखे, ईद को एंजॉय करो, अपनी नमाजें पढ़ो, और इंशाल्लाह अगर तो पॉसिबिलिटी हुई, अगर कोई चीज रह गई, कोई चीज समझ ना आती हुई तो ग्रुप में हम लोग बात कर लेंगे।